वैसे हमें आगे कहां जाना है? माया मोंटेना ने गणेश से एक धीमी आवाज में सवाल किया। हम यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित भंवरपुर जा रहे हैं, जो कि आदिवासी का इलाका है, गणेश ने जवाब दिया। पर इस सुनसान आदिवासी इलाके में क्यों? माया मोंटेना ने फिर एक और सवाल गणेश से किया। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, तुम बस मेरे साथ चलती रहो और जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। घबराओ मत, तुम्हें यहां कोई नुकसान नहीं होगा, गणेश माया मोंटेना को समझाते हुए कहता है। कुछ किलोमीटर और आगे जाने पर गणेश माया मोंटेना और उसकी बेटी सनाया को लेकर भंवरपुर एक आदिवासी इलाके में पहुंचता है। वहां पहुंचकर मोंटेना देखती है कि एक बड़े से पत्थर में पेड़ की छाल से बने मुकुट पहने हुए एक इंसान बैठा है, जिसके चारों तरफ छोटे छोटे पत्थरों पर कुछ और लोग भी बैठे हैं। इन सभी ने पेड़ों और जानवरों की खाल के कपड़े पहने हुए और इन सभी के हाथों में तलवार और पीठ पर तीर कमान है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि गणेश के साथ मोंटेना और उसकी बेटी सनाया को यहां उनके इलाके में देखकर इन आदिवासियों ने उन पर अभी तक हमला नहीं किया, जो कि उम्मीदों से उलट एक अजीब वाकया है। गणेश को अपने सामने पाकर वे सभी आदिवासी अपनी जगह से उठ जाते हैं, तो वहीं माया मोंटेना गणेश के लिए उन आदिवासियों का व्यवहार देख पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। अब क्या होगा आगे, जानने के लिए बने रहिए। भंवरपुर उस आदिवासी इलाके में पहुंचकर सभी आदिवासी लोग गणेश को देखकर ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे ये सभी आदिवासी गणेश को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन माया मोंटेना को देखकर उनका व्यवहार काफी हद तक अलग था। जहां एक ओर ये सभी आदिवासी गणेश को लेकर निश्चिंत हैं, तो वहीं ये सभी आदिवासी लोग माया मोंटेना को बड़ी अजीब निगाहों से देख रहे हैं। मैं इस आदिवासी कबीले का राजा त्राकश आप लोगों का इस भंवरपुर कबीले में स्वागत करता हूं, आदिवासी कबीले के राजा ने गणेश और माया मोंटेना से कहा। धन्यवाद राजा त्राकश, मैं आज जिन्हें आपसे मिलाने यहां आया हूं, इनका नाम है माया मोंटेना और ये एक दूसरे ग्रह मेराटिनो से यहां आई है, गणेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कहिए, हम आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं? आदिवासी राजा त्राकश बोला। माया मोंटेना अपने ग्रह मेराटिनो से भागकर यहां इस धरती पर भटक रही है। इनके साथ इनकी छोटी सी बेटी है, जो आने वाले समय में इस आदिवासी कबीले की राजकुमारी बनेगी। आप कुछ भी करिए, कैसे भी करके इसे पाल लीजिए, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, गणेश ने हाथ जोड़ते हुए आदिवासी राजा से कहा। गणेश की बात सुनकर आदिवासी राजा कुछ देर सोच में पड़ गया, लेकिन फिर वो हल्का मुस्कुराते हुए गणेश से बोला, आपने हमें इस काबिल समझा, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप निश्चिंत रहिए, आज से इस बेटी को मैं अपनी बेटी की तरह पालूंगा। आदिवासी राजा त्राकश की ये बातें सुनकर गणेश और मोंटेना खुश हो गए, पर मोंटेना को हैरानी भी थी कि आखिर आदिवासियों ने गणेश की बात तुरंत कैसे मान ली। मोंटेना अभी ये सोच ही रही थी कि तभी गणेश ने मोंटेना के हाथों से सनाया को लिया और आदिवासी राजा के हाथों में पकड़ा दिया। जहां एक तरफ आदिवासी राजा त्राकश अपने कबीले में इस नई बच्ची सनाया को पाकर बेहद खुश है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी बच्ची सनाया को अपने से दूर जाता देख माया मोंटेना की आंखें भर आई है। तभी गणेश ने देखा कि माया मोंटेना अभी दुखी है, तो उसने कहा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं माया मोंटेना, तुम्हारी बेटी यहां सुरक्षित रहेगी और यहां पर मौजूद हम लोगों के अलावा किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगेगी कि तुम्हारी बेटी यहां इस आदिवासी कबीले में है। मैं जानती हूं कि मेरी बेटी यहां सुरक्षित रहेगी। मैं उसकी मां हूं और एक मां के लिए उसकी बच्ची का उससे दूर जाना कितना कष्टदायक होता है, ये शायद तुम नहीं समझोगे। खैर, अपनी बेटी की भलाई के लिए, उसकी जान बचाने के लिए मैं ये त्याग करने के लिए तैयार हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। अपनी बेटी की ओर आंसू भरी नजरों से देखते हुए माया मोंटेना ने कहा। अगले ही पल उसने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा और फिर अपनी सुपर पावर का यूज अपनी बेटी के ऊपर कर दिया, जिससे एक तरफ तो वो उसे इंसानी रूप दे सके, तो वहीं दूसरी तरफ कभी भी उसके सिग्नल उसके प्लैनेट के किसी और मेंबर तक ना पहुंच सके। गणेश ने माया मोंटेना को ऐसा करते हुए देखा तो वो थोड़ा हैरानी से बोला, ये तुम क्या कर रही हो?
मैं नहीं चाहती कि मेरे प्लेनेट के लोग मेरी बेटी को कभी तलाश कर पाए, इसलिए मैंने अपनी बेटी के साथ ये सब किया। मेरी बेटी का ख्याल रखना। माया मोंटेना ने आदिवासी राजा त्राकश से कहा। अगले ही पल वो इंसानी बच्चे के रूप में बदल गई, जिसे देखकर वहां पर खड़े सभी लोग खुश हो गए। राजा त्राकश, अब हमें आज्ञा दीजिए, मुझे लगता है अब हमें यहां से जाना चाहिए, गणेश आदिवासी राजा से बोला। और अगले ही पल वो माया मोंटेना को लेकर वहां से जाने लगा। लेकिन जाते जाते माया मोंटेना बार बार पीछे मुड़कर अपनी बेटी सनाया को देख रही है। और कुछ देर बाद आगे जाते जाते वो सनाया से इतनी दूर हो गई कि फिर उसे सनाया नजर नहीं आई। कुछ देर बाद रास्ते में आगे चलते चलते माया कुछ सोच में पड़ गई। वो हैरान है गणेश को देखकर, इसलिए उसे गणेश से एक सवाल पूछा। यह मेरी बेटी की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए उस वक्त मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब कह रही हूं, तुम मुझे एक बात बताओ कि दूर शहर में रहने के बावजूद भी इस बीहड़ आदिवासी कबीले के लोगों ने इतनी आसानी से तुम्हारी बात कैसे मान ली? क्या ये लोग पहले से तुम्हें जानते हैं? हर एक चीज का अपना एक वक्त होता है, इसलिए उसे वक्त पर ही छोड़ दो तो बेहतर है। माफ करना, मैं अभी तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, गणेश ने कहा और आगे की ओर बढ़ने लगा। गणेश मोंटेना को लेकर वापस अपनी कार के पास पहुंचा, जो उसने जंगल के एक कोने में एक कच्चे रास्ते के किनारे पर खड़ी की हुई। अपनी कार के पास जाकर गणेश ने देखा कि उसकी कार को हाथियों के झुंड ने घेरा हुआ है, जो कार के चारों तरफ खड़े होकर जोर जोर से चिंगाड़ रहे हैं, और किसी भी वक्त उन हाथियों का झुंड गणेश की कार का कचूमर बना सकता है। मेरी कार को तो चारों तरफ से हाथियों के झुंड ने घेरा हुआ है, ये तो मेरी गाड़ी को पूरी तरह तहस नहस कर देंगे। अब हम वापस कैसे जाएंगे? गणेश ने इतना कहा ही था कि तभी इतने में उन हाथियों के झुंड ने गणेश की कार पर धावा बोल दिया और कुछ ही मिनटों के अंदर उसकी कार का कचुम्बर बना दिया। हे भगवान, मेरी कार को तो तोड़ डाला इन हाथियों ने, अब मैं क्या करूं? गणेश चिल्लाता हुआ बोला। गणेश को अपने आगे यूं चिल्लाता देख हाथियों का झुंड वापस गणेश की तरफ मुड़ा और धीरे धीरे उसके और माया मोंटेना की तरफ बढ़ने लगा। हाथियों के इतने बड़े झुंड को अपने सामने देख गणेश की आंखें फटी की फटी रह गई और वो थर थर कांपने लगा। देखते ही देखते गणेश और माया मोंटेना को हाथियों के उस विशाल झुंड ने चारों ओर से घेर लिया। हाथियों के इस विशाल झुंड के आगे गणेश ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर यह एहसास होने लगा था कि अब किसी भी पल ये हाथी उसकी जान ले सकते हैं। गणेश ने कुछ देर तक अपनी आंखें बंद ही रखी, लेकिन जब उसे कुछ अजीब लगा तो उसने अपनी आंखें वापस खोली तो देखा कि माया मोंटेना हाथियों के उस विशाल झुंड को अपनी सुपर पावर से पीछे की ओर धकेल रही। और देखते ही देखते माया मोंटेना ने उन हाथियों को तकरीबन 30 मीटर पीछे धकेल दिया। मैं चाहती तो इन्हें खत्म कर सकती थी, लेकिन मैं बेवजह धरती पर रह रहे इन बेजुबानों की जान नहीं ले सकती, इसलिए मैंने इन्हें अपनी शक्तियों से अभी तक सिर्फ रोक कर ही रखा है। जल्दी करो, अगर ये फिर से वापस आ गए तो फिर एक बार ये हमारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। चलो जल्दी से, माया मोंटेना गणेश को समझाते हुए कहती है। गणेश माया मोंटेना की बातें मानता है और अपनी कार की ओर देखता है। लेकिन हम यहां से वापस कैसे जाएंगे? मेरी कार तो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। क्या तुम मुझे अपनी सुपर पावर से यहां से बाहर ले जाओगी? गणेश ने कहा। नहीं, हम तुम्हारी कार से ही वापस जाएंगे। ऐसा कहते ही माया मोंटेना अपनी सुपर पावर से गणेश की कार को वापस से पहले जैसा ही सही सलामत बना देती है, जिसे कुछ देर पहले ही हाथियों के इस विशाल झुंड ने तोड़ मरोड़ कर रख दिया था। अरे वाह, आई कांट बिलीव दिस, तुमने वापस से मेरी कार को ठीक कर दिया, शुक्रिया। फिर गौर से अपनी कार को चारों तरफ से देखने लगा। अगले ही पल वो माया मोंटेना को लेकर उस सुनसान जंगल से निकल गया। तकरीबन 1 घंटे के सफर के बाद गणेश ने बातों ही बातों में हताश होकर कहा, चलो आज तुम्हारी बेटी बच गई, लेकिन मेरी बेटी अभी तक तो वो मर भी चुकी होगी। गणेश के मुंह से यह सुनते ही माया मोंटेना चौंक गई। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? माया मोंटेना ने गणेश की तरफ देखकर कहा। उसकी इस बात पर गणेश ने कहा, हां, मैं सच कह रहा हूं। इतना कहने के बाद गणेश ने माया मोंटेना को सब कुछ बता दिया। पूरी बात सुनने के बाद माया मोंटेना ने कहा,
वैसे क्या तुम मुझे अभी अपनी बेटी के पास ले जा सकते हो? तुम मेरी बेटी को देखकर क्या करोगी? तुम्हारे मेरी बेटी के पास जाने से वो ठीक तो नहीं होगी ना? डॉक्टर का कहना है कि इस दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता, गणेश ने कहा। फिर वो भावुक हो गया। मैं तुम्हारी बेटी को बस एक बार देखना चाहती हूं, माया मोंटेना ने कहा। और उसके ऐसा कहते ही गणेश थोड़ा चौंका और बोला, अब तक तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक मेरी बेटी जिंदा होगी भी या नहीं। अगर तुम्हारी बेटी जिंदा हुई तो मैं तो बस तुमसे यही कह रही हूं कि बस एक बार मुझे तुम अपनी बेटी के पास ले चलो। मैं तुम्हारी बेटी को अपनी आंखों से देखना चाहती हूं, माया मोंटेना बोली। और इस बार गणेश उसकी बात को मान गया। अगले ही पल माया मोंटेना ने अपनी पावर का यूज करके अपना पूरा गेटअप बदल दिया और देखते ही देखते वो मेराटिनो प्लैनेट की मेंबर से एक आम इंसान बन गई, जो कि एक औरत है। काफी सफर करने के बाद गणेश माया मोंटेना को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, जहां उसकी बेटी अभी भी आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। डॉक्टर राकेश, क्या आप कुछ देर के लिए बाहर जा सकते हैं? आईसीयू वार्ड में मौजूद गणेश डॉक्टर राकेश से कहता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर राकेश ने कहा। और वो उस आईसीयू रूम से बाहर चला गया। अब आईसीयू रूम में माया मोंटेना और गणेश मौजूद हैं, जो कि वहां पर मौजूद उस बच्ची को देख रहे हैं, जिसकी जान किसी भी वक्त जा सकती है। माया मोंटेना भी उस बच्ची को बड़े गौर से देखती है। वो थोड़ी देर तक कुछ सोचती है और फिर उस बच्ची को अपने हाथों से टच करती है। कुछ देर बाद वो गणेश से कहती है, मैं तुम्हारी बेटी को ठीक कर सकती हूं। माया मोंटेना के मुंह से यह बात सुनकर गणेश के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। वो एक्साइटेड होकर माया मोंटेना से पूछता है, क्या 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 ये सच है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या तुम सच में मेरी बेटी को ठीक कर सकती हो? हाँ, ये सच है। मैं तुम्हारी बेटी को ठीक तो कर सकती हूं, लेकिन ऐसा कहते ही माया मोंटेना रुक गई। लेकिन क्या? गणेश शॉक्ड होकर पूछता है और वापस से मायूस हो जाता है। मैं तुम्हारी बेटी को तो ठीक कर दूंगी, लेकिन तुम्हारी बेटी को ठीक करते वक्त मैं अपनी 90% सुपर पावर खो दूंगी, माया मोंटेना ने जवाब दिया। अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई नुकसान हो, गणेश रोते हुए बोला। गणेश को रोता देख माया मोंटेना फिर एक बार गहरी सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद उसने दोबारा गणेश से कहा, तुमने मुझ पर आज बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए अपनी 90% सुपर पावर खोने को तैयार हूं। ऐसा कहते ही माया मोंटेना अपनी सुपर पावर का यूज गणेश की बेटी पर कर देती है। कुछ देर बाद गणेश की बेटी की बॉडी में अचानक कुछ चेंजेस आने लगते हैं और वो धीरे धीरे नॉर्मल इंसान के रूप में आने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ अपनी एनर्जी से गणेश की बेटी को ठीक कर रही माया मोंटेना खुद को कमजोर महसूस करने लगती है। उसे ये सब करते हुए काफी तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी वो अपने इस काम को जारी रखती है और लगातार अपनी बॉडी की एनर्जी उस बच्ची के अंदर इंजेक्ट करते रहती है, जिसका परिणाम ये निकलता है कि कुछ ही देर में वो बच्ची पूरी तरह ठीक हो जाती है। अपनी बेटी को अचानक ठीक होता देख गणेश के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। जो गणेश अभी तक अपनी किस्मत से हारा हुआ हताश बैठा था, उसके अंदर एक नया विश्वास भर जाता है। वो अपनी बेटी को देखता है और फिर माया मोंटेना के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। सच में तुम मेरे लिए भगवान हो। आज तुमने मेरे ऊपर वो एहसान कर दिया जिसका कर्ज मैं कभी भी नहीं चुका पाऊंगा, गणेश रोते हुए कहता है। नहीं, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। तुमने मेरी बेटी को आज सुरक्षित हाथों में सौंपा है, इसलिए तुम ये समझ लो कि उसके बदले मैंने तुम्हारी बेटी को ठीक कर दिया। इसमें कर्ज और एहसान वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैंने भले ही अपनी लगभग सारी सुपर पावर खो दी है, लेकिन उसका मुझे मलाल नहीं है। तुम्हारी बेटी को भी मैंने अपनी ही बेटी समझा, और अपनी बेटी पर कोई एहसान करता है क्या? माया मोंटेना गणेश को समझाते हुए कहती। तभी गणेश अपनी बच्ची को ध्यान से देखते हैं और इसी बीच उसकी नजर बच्ची की पीठ पर जाती है, जिसे देख वो चौंक जाता है। ये क्या है? मेरी बेटी की पीठ पर ये निशान है, गणेश ने चौंकते हुए पूछा। आखिर कैसे बना काम्या के पीठ पर वो निशान? गणेश ने जब अपनी बेटी की पीठ पर अजीब सा निशान देखा
तो वह हैरान हो गया और उसी के सवाल का जवाब देते हुए मोंटेना ने कहा, मैंने अपनी एनर्जी तुम्हारी बेटी की बॉडी के अंदर इंजेक्ट की है, जिससे तुम्हारी बेटी की पीठ पर यह निशान बन गया है। ठीक ऐसा ही निशान मेरी पीठ पर भी है। तो क्या यह अजीब सा निशान हमेशा हमेशा के लिए मेरी बेटी की पीठ पर रहेगा? गणेश ने हैरानी से पूछा। नहीं, कुछ ही देर में यह निशान तुम्हारी बेटी के पीठ से गायब हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर में कभी तुम्हारी बेटी हमारे प्लेनेट की किसी मेंबर के संपर्क में आएगी तो यह निशान इसकी पीठ पर वापस से आ जाएगा और उस शख्स को लगेगा कि तुम्हारी बेटी मेराटिनो प्लेनेट की मेंबर है। माया मोंटेना ने जवाब दिया। तभी अचानक गणेश ने वापस अपनी बेटी की पीठ पर देखा तो वो निशान गायब हो चुका था, जिसे देखकर वो काफी खुश हो गया। लेकिन तभी इतने में डॉक्टर राकेश वापस उस आईसीयू में आया। उसने गणेश के हाथ में बच्चे को देखा और ये सब देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। ये सब अचानक कैसे हो गया? ये आपकी बेटी है ना मिस्टर गणेश? डॉक्टर राकेश ने चौंकते हुए पूछा। जवाब में गणेश ने बोला, हां, ये मेरी बेटी है, लेकिन इसे तो जन्म के साथ ही एक ऐसी लाइलाज बीमारी हो गई थी जिसका इलाज किसी भी डॉक्टर के लिए पॉसिबल नहीं था। ये अचानक ठीक कैसे हो गई, वो भी इतने कम समय में? डॉक्टर राकेश ने चौंकते हुए सवाल किया। जवाब में गणेश बोला, जो कुछ हमारे हाथ में नहीं होता डॉक्टर, वो ऊपर वाले के हाथ में होता है। शायद ये उस ऊपर वाले का ही चमत्कार है। मैंने आज से पहले ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा, लेकिन आज ये सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। खैर, मुझे खुशी है मिस्टर गणेश कि उस ईश्वर के चमत्कार से आपकी बेटी ठीक हो चुकी है। डॉक्टर राकेश गणेश की पीठ थपथपाते हुए बोला। अगले पल गणेश अपनी बेटी को लेकर मीनाक्षी के पास गया। मीनाक्षी के पास जाकर गणेश ने देखा कि मीनाक्षी अभी सोई हुई है, इसलिए वो बस उसके उठने का इंतजार करने लगा। तकरीबन आधे घंटे बाद मीनाक्षी की आंख खुली। आंख खुलते ही मीनाक्षी ने सबसे पहले गणेश को देखा। तभी इतने में अचानक उसने अपने अगल बगल हाथ फेरा। मीनाक्षी ने जैसे ही अपनी बच्ची को गोद में पकड़ा, वैसे ही बच्ची का रोना भी बंद हो गया। गणेश ये सब वहां पर खड़ा देख रहा था, जिसके साथ में माया मोंटेना और डॉक्टर राकेश भी वहां मौजूद है। गणेश मीनाक्षी के हाथ में उसकी बच्ची को देखकर अंदर ही अंदर काफी खुश है, तो वहीं मीनाक्षी के हाथ में एक छोटी सी बच्ची को देख माया मोंटेना को अपनी बेटी सनाया की याद आ रही है, जो कि अभी आदिवासी कबीले भंवरपुर में राजा त्राकस के पास है। मीनाक्षी और गणेश अपनी बच्ची के साथ काफी खुश हैं, तो वहीं मोंटेना इन दोनों को देखकर अपनी बेटी सनाया को याद कर रही है, जिसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। तभी इतने में मीनाक्षी की नजर माया मोंटेना पर पड़ती है, जो उन्हें देखकर गणेश से पूछती है, ये कौन है गणेश? इनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है मीनाक्षी। ये समझो कि जो खुशी हमें मिली है, ये इन्हीं की बदौलत मिली है। गणेश ने जवाब दिया और गणेश के इस जवाब पर मीनाक्षी भी थोड़ा सोच में पड़ गई। आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं, मीनाक्षी ने कहा। वक्त आने दो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा मीनाक्षी, लेकिन अभी बस तुम ये समझ लो, जो तुम्हें अपने सामने नजर आ रही है, ये हमारे लिए काफी स्पेशल है। हम इन्हें जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, गणेश ने कहा। गणेश और मीनाक्षी अभी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी इतने में माया मोंटेना अपने आप में खोई हुई अचानक वहां से बाहर को आने लगती है। गणेश की नजर माया पर पड़ती है। वो थोड़ा हैरान होता है और माया मोंटेना को बाहर जाता देख उसके पीछे पीछे वो भी बाहर को आ जाता है। गणेश ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, तुम यूं अचानक कहां जा रही हो माया मोंटेना? गणेश की इस आवाज को सुन माया मोंटेना पीछे की ओर मुड़ी। उसने एक नजर गणेश को देखा और बोली, अब वक्त आ गया है गणेश, जब मुझे वापस अपने प्लेनेट चले जाना चाहिए। क्या तुम अभी वापस अपने प्लेनेट जा रही हो? और क्या तुम्हें नहीं लगता कि जब तुम अपने प्लेनेट वापस जाओगी तब तुम्हारी जान को कोई खतरा हो सकता है? गणेश ने सवाल किया। अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। मुझे अपने पति से झूठ बोलना होगा कि मेरी बेटी सनाया अब इस दुनिया में नहीं है। शायद तब वो मुझे मेरी इस गलती पर माफ कर दे और मुझे जिंदा रहने का एक और मौका दे। और वैसे भी हम मेरे पास मेरी सुपर पावर रहेगी तो नहीं, इसलिए मुझे अपने प्लेनेट पर वो सम्मान नहीं मिलेगा जो अब तक मिलता आया था।
माया मोंटेना ने जवाब दिया। लेकिन क्या तुम हमेशा हमेशा के लिए धरती पर नहीं रह सकती? गणेश ने फिर एक और सवाल किया। अगर मैं ज्यादा समय तक धरती पर रुकी तो हो सकता है हमारे प्लेनेट के मेंबर मेरे सिग्नल ट्रैक करके जल्दी मुझे ढूंढ निकाले, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बिना मेराटिनो प्लेनेट का कोई भी मेंबर इस अर्थ पर पहुंचे। इसलिए अब बिना कोई देर किए हुए मुझे यहां से जाना होगा, माया मोंटेना ने जवाब दिया। ठीक है, अगर इस तरीके से तुम अपनी बेटी और अपनी जान बचा सकती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बस तुम अपना ख्याल रखना, और हां, अपनी बेटी की चिंता मत करना, वह अभी सुरक्षित हाथों में है, गणेश माया मोंटेना को विश्वास दिलाते हुए कहता है। जवाब में माया मोंटेना ने गणेश से शुक्रिया कहा और फिर वो हॉस्पिटल से बाहर एक बिल्डिंग के पीछे आ गई जहां उसे कोई नहीं देख सके। गणेश भी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे आ गया। इस दुनिया में सबसे बड़ा दिल अगर किसी का है तो वो मां का दिल होता है। एक मां अपने बच्चे के लिए बड़े से बड़ा त्याग करके भी मुस्कुराती रहती है। माया मोंटेना की ये दिल दहला देने वाली कहानी सुनकर काम्या, जो उसी के मुंह से ये सब सुन रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे अपने अतीत से जुड़े लगभग सारे सवाल के जवाब मिल गए जिसकी तलाश में वो इस मेराटिनो प्लैनेट पर आई थी। इसका मतलब आपने अपनी सुपर पावर खोकर मुझे जीवन दान दिया है। आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी ही बदौलत हूं, काम्या ने हाथ जोड़ते हुए माया मोंटेना से कहा। कई बार हमारी जिंदगी में वो कठिन पड़ाव आते हैं जब हम ये निर्णय नहीं ले पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। मेरे निर्णय में सही यही था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। इसे मेरा दुर्भाग्य कहो या मेरी फूटी किस्मत, मुझे मेरी बेटी से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहना पड़ा, माया मोंटेना ने जवाब दिया। जब वापस आप इस प्लेनेट पर आए थी तो क्या तब आपके पति कायल ने आपको कुछ नहीं किया? क्योंकि उससे पहले आपके पति ही तो आपकी जान के दुश्मन बन बैठे थे ना, काम्या ने सवाल किया। यहां वापस आने के बाद मैंने अपने पति से कहा कि मेरी बेटी सनाया अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वापस इस प्लेनेट पर आ गई हूं। इसलिए मैंने अपने किए के लिए माफी मांगी, जिसके जवाब में उन्होंने मुझे माफ तो किया लेकिन मुझे अपने परिवार से बाहर निकाल दिया, और तब से लेकर अब तक मैं यहां इस सुनसान जगह पर अकेली रह रही हूं, माया मोंटेना ने उदास होकर कहा। यह सब सुन काम्या और भी ज्यादा भावुक हो गई। मुझे नहीं पता था कि इस प्लेनेट पर भी किसी औरत का जीना इतना कठिन है जितना हमारे अर्थ पर है। पता नहीं क्यों हर बार समाज के सारे नियम कानून औरत पर ही क्यों लागू होते हैं? क्यों उसे इतना कमजोर समझा जाता है? क्यों उसे वो दर्जा नहीं दिया जाता जो पुरुषों को दिया जाता है? आखिर कब थमेगा ये सिलसिला? काम्या ने कहा। जब औरत खुद को मजबूत समझने लग जाए तब यह सिलसिला थम जाएगा काम्या। यह आवाज थोड़ी अलग थी। काम्या ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहां विराज खड़ा है। विराज तुम? काम्या ने चौंकते हुए पूछा। हाँ काम्या, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है और अब मैं ये भी समझ गया हूं कि तुम मेरे प्लेनेट की मेंबर नहीं बल्कि एक इंसान हो। मैंने तुम्हें बार बार इस बात को मानने के लिए फोर्स किया कि तुम मेरी तरह मेराटिनो प्लेनेट की मेंबर हो सके तो मुझे माफ कर देना, विराज ने कहा और काम्या के आगे अपना सिर झुका लिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है विराज, तो माफी का इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। तुमने जो भी किया वो जानबूझकर तो नहीं किया ना, काम्या ने जवाब दिया। एक तरफ काम्या को अपनी सच्चाई पता चल चुकी थी तो वहीं दूसरी तरफ अर्थ पर देव की लेबोरेटरी में कुछ सिग्नल मिलने शुरू होते हैं जो कि आने वाले खतरे के निशान हैं, जिससे कि देव के लैब में रेड लाइट के साथ सायरन बजना भी स्टार्ट हो जाता है। देव अभी अपनी लैब में ही मौजूद है, जो अचानक लैब में सायरन बजने से पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। वो देखता है कि उसके लैब में तमाम रेड लाइट ऑन हो गई है, जिससे कि उसे आने वाले खतरे का संकेत देने के लिए बनाया हुआ था। यह अचानक क्या हो गया? सायरन क्यों बजने लगा? कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं घटने वाली ना? कहीं फिर एक बार डॉक्टर जूल कुछ ऐसा तो नहीं करने वाला जिससे फिर एक बार दुनिया तबाह हो जाए? मुझे कैसे भी करके इन सबको रोकना होगा। अब वक्त आ गया है विराज से कांटेक्ट करने का, देव खुद से बातें करते हुए कहता है। देव उस लैब में एक बड़ी सी घड़ी में टाइम देखता है जिसमें कि सुबह के 5:30 बजे हैं। अगले ही पल देव अपनी लैब में मौजूद सिस्टम में कुछ छेड़खानी करने लगता है और विराज तक टेलीपैथी सिग्नल पहुंचाने की कोशिश करने लगता है। अपनी पहली कोशिश में देव पूरी तरह नाकाम रहता है, जो कि अभी तक इस बात से अनजान है कि विराज अभी काम्या के साथ
उसके मेराटिनो प्लैनेट पर मौजूद हैं। मैं विराज तक ये टेलीपैथी सिग्नल क्यों नहीं पहुंचा पा रहा हूं? मुझे फिर एक बार कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि विराज ही वो इकलौता शख्स है जो इस खतरे से दुनिया को बचा सकता है, मेरे बेटे सुपर अर्जुन की गैर मौजूदगी में। देव खुद से बातें करते हुए कहता है और फिर एक बार कोशिश करता है विराज से कांटेक्ट करने की, लेकिन इस बार वो कामयाब रहता है। लेकिन देव की यह कामयाबी तकरीबन 20 से 25 सेकंड तक ही होती है और फिर एक बार उसका कांटेक्ट टूट जाता है। उसके बाद देव एक के बाद एक कई कोशिश करता है विराज से कांटेक्ट करने की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं रहता। एक तरफ देव अब भी अपनी कोशिश पर लगा हुआ था, तो वहीं मेराटिनो प्लैनेट पर विराज को कुछ झटका लगता है, जिसके बाद उसने काम्या से कहा, मुझे देव की लेबोरेटरी से सिग्नल मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि देव को अभी मेरी जरूरत है, वरना वो मुझे ऐसे अचानक याद नहीं करते। ये सुनते ही काम्या भी परेशान हो जाती है। तो अब क्या करें विराज? हम तो अर्थ से काफी दूर हैं। काम्या ने सवाल किया। तुम्हारा इस प्लैनेट पर आने का मकसद पूरा हुआ, इसलिए मुझे लगता है कि हमें अब वापस तुम्हारे प्लैनेट अर्थ की ओर जाना चाहिए, विराज ने जवाब दिया। हाँ विराज, शायद तुम्हारा कहना ठीक है, मुझे भी यही लगता है, और ट्राई करते हैं कि हम जल्दी वहां पहुंच जाए, काम्या ने कहा। ठीक है माया मोंटेना, आप अपना ख्याल रखिए और हमें अब जाने की इजाजत दीजिए, काम्या ने माया मोंटेना से कहा। ठीक है बेटी, तुम्हें तुम्हारे अतीत से जुड़े सारे सवालों के जवाब मिल गए, मुझे इस बात की खुशी है। लेकिन अर्थ पर जाकर मेरी बेटी के पास जरूर जाना बेटी, उससे उसका हालचाल पूछना और देखना कि वो अभी कैसी और किस हाल में है, माया ने कहा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी सुरक्षित रहेगी, विराज माया मोंटेना को विश्वास दिलाते हुए कहता है। अगले ही पल वो अपनी सुपर पावर से कुछ ही सेकंड के अंदर काम्या के साथ खुद को धुएं के गुब्बार के साथ वहां से गायब कर देता है। इधर दूसरी तरफ पृथ्वी पर देव अपनी लैब में मौजूद है और अभी उसके दिमाग में आने वाले खतरे को लेकर कई सवाल उमड़ रहे हैं। तभी अचानक देव की लेबोरेटरी में अचानक हलचल होनी शुरू हुई। चारों तरफ की चीजें अपने आप हिलने लगी। इससे पहले देव कुछ समझ पाता, वहां एकाएक हलचल तेज होने लगी। देव को लग रहा है जैसे अगले ही पल उसे कोई नुकसान पहुंचाने वाला है और एक भयंकर ब्लास्ट के साथ उसकी लेबोरेटरी तबाह होने वाली है। ये मेरी लैब में आज अचानक न जाने क्या हो रहा है। ये हलचल कैसी है? ऐसा लगता है बहुत जल्द मेरी लेबोरेटरी ब्लास्ट हो जाएगी। कहीं अब बहुत जल्द वो खतरा तो सामने नहीं आने वाला जिसका मुझे अभी कुछ देर पहले ही सायरन सुनाई दिया, घबराते हुए देव ने कहा। तभी उसने वहां पर देखा कि चारों तरफ अचानक धुआं ही धुआं पसर चुका है। तकरीबन 10 मिनट तक धुएं का गुब्बार लगातार बढ़ता ही गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता धुएं के उस गुब्बार के बीच में देव को एक मशीन नजर आई, जो कि किसी टाइम मशीन से मिलती जुलती मशीन है। देव इस मंजर को बड़े गौर से देख रहा है। यह सब उसे देखकर काफी हैरानी हुई। वो आगे कुछ सोच पाता उससे पहले उस मशीन का डोर ओपन होता है और उसके अंदर से एक यंग लड़का बाहर आता है, जिसके साथ में 2 और लोग मौजूद हैं। यह यंग लड़का कोई और नहीं बल्कि देव का बेटा सुपर अर्जुन है, जिसके साथ में लाइका और रोमा मौजूद है, जो कि अभी अभी प्रोफेसर श्रीनिवासन के इजाद किए गए इन्वेंशन के दम पर पैरेलल यूनिवर्स से वापस अपनी दुनिया में आ गए हैं। सुपर अर्जुन अभी अपने असली गेटअप में है। उसकी बॉडी पर उसका कॉस्ट्यूम है और उसके फेस पर उसका मास्क लगा हुआ है। वो धीमे धीमे कदमों से अपने पिता देव की ओर बढ़ता है, जिसे देख देव की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो बस अपने बेटे सुपर अर्जुन को देखता ही रह जाता है। देव को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसका बेटा सुपर अर्जुन अब वापस आ गया है, इसलिए वो अभी भी बड़ी हैरानी से सुपर अर्जुन को देख रहा है। अर्जुन बेटा, तू आ गया वापस, देव ने नम आंखों के साथ धीमी सी आवाज में कहा। हाँ पापा, मैं आपका बेटा अर्जुन ही, अच्छाई का रक्षक सुपर अर्जुन, जो अब आपके पास लौटा है पापा, अर्जुन ने जवाब दिया। अगले ही पल अर्जुन अपने पिता देव के गले लग गया। एक दूसरे से इतने दिनों के बाद मिलने पर देव और अर्जुन दोनों की आंखें भर आई। अब क्या होगा आगे जब सुपर अर्जुन लौट आया है?